तो कल हम लोगों ने व्यंजन संधि, उसका परिभाषा और 4 सूत्रों का अध्ययन किया। झलाम जसवंते समः सूट यरो अनुनासिके अनुनासिको वा और वा पदांतस्य। मैं बताया था कि अगले वीडियो में जो और भी व्यंजन संधि के सूत्र हैं, नियम हैं, उनका मैं अध्ययन कराऊंगा। व्यंजन संधि, एक बात तो हम लोग बिल्कुल जान गए हैं कि व्यंजन संधि को ही हल संधि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब व्यंजन संधि का जो पद होता है, उस पद का जब हम विच्छेद करते हैं, पद को अलग अलग करते हैं, तो जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण होता है उसमें हलंत होता है। इसलिए व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कहते हैं। आइए अब हम अपने सूत्र पर आ जाते हैं। तो 4 सूत्रों के बाद, 4 सूत्र जो हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, उसके बाद 5वां सूत्र है हम लोगों का मो अनुस्वारः। मो अनुस्वारः, मो अनुस्वारः क्या बताता है कि यदि मो के बाद, यानी यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण म हो और उसके बाद अंतस्थ वर्ण आए या ऊष्म वर्ण आए। अंतस्थ वर्ण भी जानते हैं हम लोग। अंतस्थ क्या है? य, र, ल और व। ये वर्ण जो है अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। ऊष्म वर्ण तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, अ, ये ऊष्म वर्ण है। तो यदि म के बाद अंतस्थ वर्ण आए या ऊष्म वर्ण आए तो ध्यान देना है। तो क्या हो जाता है? म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। मो अनुस्वार सूत्र हमें बता रहा है कि यदि प्रथम पद का विच्छेद करने पर प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि म है और बाद वाले पद का प्रथम वर्ण कोई अंतस्थ वर्ण है या कोई ऊष्म वर्ण है, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो म है, उस म का अनुस्वार हो जाता है। जैसा उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, देखते हैं अब। यहां उदाहरण है सम धन योगः। सम, म है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण म है और ये क्या है? अंतस्थ वर्ण है। ठीक वहीं पढ़ा हमने, जब ये आएगा बाद वाले पद का प्रथम वर्ण कोई अंतस्थ या ऊष्म वर्ण होगा तो इस म का अनुस्वार हो जाता है। यानी ये म जो है अनुस्वार के रूप में होगा तो क्या हो जाएगा? संग योग। क्या बन जाएगा? ये म जो अनुस्वार हो गया तो संग योग। क्या बन गया? संयोग। ठीक उसी प्रकार समधन सारः, यहां ऊष्म वर्ण आ गया, बाद वाले पद का प्रथम वर्ण ऊष्म वर्ण आ गया, म के बाद आया है तो इस म का अनुस्वार हो गया और ये हो गया संसारः। क्या बन गया? संसारः। एकदम बिल्कुल स्पष्ट है कि जब म के प्रथम पद का अंतिम वर्ण म होगा और उसके बाद जब कोई भी अंतस्थ या ऊष्म वर्ण आएगा तो उस म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। ठीक आगे भी देखते हैं। समधन वादः, क्या बन गया? म का अनुस्वार हो गया संवादः। समधन हारः, यहां भी म का अनुस्वार होगा तो क्या बन जाएगा? संहारः। समधन न्यासी, म का अनुस्वार हो गया, बन गया सन्यासी। समधन भागः, म का अनुस्वार हो गया संभागः, बन गया संभागः। कुछ उदाहरण कहीं कहीं अधिक लिख दे रहे हैं। इसका कारण यह है कि मैं जो देखा प्रश्न पत्रों में, भिन्न भिन्न प्रश्न पत्रों में, चाहे वह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या एकेडमिक एग्जामिनेशन हो, उसमें जो संधि शब्द आए हैं उनका विच्छेद पूछा है या विच्छेद से संधि पूछा है या यह पूछ दिया है कि इसमें कौन सी संधि हुई है या किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो उन शब्दों को मैंने, उन पदों को ले लिया है।
ताकि आप इन पदों से परिचित रहेंगे तो आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। तो हम लोग मुंह अनुस्वारा समझ गए। मुंह अनुस्वारा बिल्कुल आसान। मुंह अनुस्वारा क्या बताया हम लोगों को कि यदि म के बाद प्रथम पद का अंतिम वर्ण म है, उसके बाद कोई अंतस्थ या ऊष्म वर्ण आता है तो म का अनुस्वार हो जाता है। उदाहरण से भी हम लोग समझ गए। आगे आ जाते हैं छठा सूत्र। छठा सूत्र क्या कहता है भाई? तोरली। छठा सूत्र हम लोगों का क्या है? तोरली। और तोरली का मतलब क्या होता है? कहता है कि यदि तो के बाद, तो ये तो कहां रहेगा? प्रथम पद का अंतिम वर्ण है। यदि तो के बाद यानी यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण तो के बाद ल आए, तो के बाद ल आए तो का भी क्या हो जाता है? ल हो जाता है। तोरली। तोरली यह सूत्र हमें बता रहा है कि यदि तो के बाद ल आए तो का भी ल हो जाता है। जैसे उदाहरण है उत्धन लेख, तो क्या बन गया? तो के बाद क्या आया? ल आया। तो अभी तोरली जो सूत्र है वह बता रहा है हमें कि तो के बाद जब ल आएगा तो इस तो का भी क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। तो उल लेख, तो का क्या हो गया? ल हो गया है। तो उल लेख और बन गया क्या? हमारा पद बन गया उल्लेख। अब कोई ऐसा भी प्रश्न कर देता कि इस तो का ल कैसे हो गया भाई? तो हम कहेंगे कि मैंने अपने से नहीं किया। इसका नियम है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण तो हो और बाद वाले पद का प्रथम वर्ण ल हो तो का ल हो जाता है। इसके लिए सूत्र बना है, नियम बना, और उस सूत्र का नाम है तोरली। आगे देखते हैं तत्धन लीन। तो के बाद ल आया है तो का क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। तो क्या? तल लीन बन गया हमारा पद। क्या बन गया? तल लीन। ठीक वैसे ही उत्धन लासह, तो का क्या हो गया? तो के बाद ल आया है ना, तो के बाद जब ल आया है तो का क्या हो जाएगा? आधा ल हो जाएगा। उल्लासह बन गया ना पद, उल्लासह। एकदम बिल्कुल स्पष्ट है, आसान है। थोड़ा सा समझ लेना है सिर्फ कि हो क्यों रहा है, हो क्या रहा है। नेक्स्ट सूत्र आगे देखते हैं सातवां। सातवां सूत्र कह रहा अस्तोह अश्चुना अश्चुह। अस्तोह अश्चुना अश्चुह यदि तो वर्ग के बाद, तो वर्ग से परिचित हैं हम लोग, हम सभी जानते हैं। आरंभ में ही उच्चारण स्थान में हम सबों ने पढ़ लिया है कि वर्ग कितने हैं? 5 हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और एक वर्ग में वर्णों की संख्या 5 है। जैसे क वर्ग में क से अंग तक, च वर्ग में च से य तक, ट वर्ग में ट से अड़ तक, त वर्ग में त से न तक और प वर्ग में प से म तक। यदि त वर्ग के बाद यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई त वर्ग होगा, त, थ, द, ध, न में से ही कोई वर्ण होगा, और उसके बाद यदि च वर्ग आए, च, छ, ज, झ, य में से कोई वर्ण आए जो बाद वाले पद का प्रथम वर्ण हो, तो यदि त वर्ग के बाद च वर्ग आए तो उस त वर्ग का क्या हो जाता है? चवर्ग हो जाता है। यानी तवर्ग के स्थान में चवर्ग हो जाता है। तो अस्तु अश्चुना अश्चु सूत्र समझ गए बिल्कुल? क्या यह बता दिया कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण तवर्ग हो, बाद वाले पद का प्रथम वर्ण चवर्ग हो, तो ये जो तवर्ग है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो तवर्ग है, वह भी क्या हो जाएगा? चवर्ग हो जाएगा। जैसे देखते हैं लिखा उत्धन चारणम। उत्धन चारणम प्रथम पद का अंतिम वर्ण तवर्ग त, बाद वाले पद का प्रथम वर्ण
चवर्ग। तो अभी हमने पढ़ा कि तवर्ग के बाद चवर्ग आता है, तो इस तवर्ग का क्या हो जाता है, चवर्ग हो जाता है। तो उत है तो ई अर्ध त है, तो यहां अर्ध च हो जाएगा, उच्च चारणम। क्या बन गया, उच्च। त के स्थान पर च हो गया तो ये बन गया उच्च। चारणम जोड़ दिए, पद बन गया क्या, उच्चारणम। ठीक वैसे ही उत धन ज्वल, उत धन ज्वल, ये तवर्ग है, ये चवर्ग है, चवर्ग का तीसरा वर्ण है ज, तो यहां भी तीसरा वर्ण हो जाएगा और इस वर्ग में चला जाएगा तो उज्ज्वल। यहां भी अर्ध ज हो गया, यहां भी अर्ध ज है, तो यह पद बन गया क्या, उज्ज्वल। एक और चीज, उज्ज्वला लिखने में बड़ी अशुद्धि होती है, इस पद पर ध्यान देंगे। उज्ज्वला, उज्ज्वला जो पद लिखते हैं इसमें दोनों ही जो ज है वह अर्ध ही होता है, पूर्ण दोनों ज में से कोई ज होता नहीं है। आगे सतधन चरित्र, तवर्ग के बाद चवर्ग आया है, तवर्ग का चवर्ग हो गया, आधा च हो गया, सच चरित्र, पद बन गया सचरित्र। शरत धन चंद्र, त का यहां भी च हो गया तो बन गया शरत चंद्र। इस प्रकार से यहां जो है संधि होती है, किस सूत्र में, अस्तोह अश्चुना अश्चुह सूत्र में। यह भी हमारा स्पष्ट हो गया है। क्या बता दिया कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण त वर्ग हो, बाद वाले पद का प्रथम वर्ण च वर्ग हो, तो त वर्ग का भी च वर्ग हो जाता है। परिभाषा और उदाहरण दोनों से स्पष्ट हो गया हम लोगों का। आगे आ जाते हैं, यह एक और सूत्र है और इस सूत्र का नाम है छे च। ये कहता है कि यदि ह्रस्व स्वर के बाद, देखिए व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं, लेकिन यह सूत्र क्या कह रहा है कि यदि ह्रस्व स्वर के बाद कोई भी ह्रस्व स्वर हो, अ, ई, उ, री, चार ही है, अ के बाद दीर्घ हो जाता है, आ, ह्रस्व ई का दीर्घ हो जाता है, दीर्घी ह्रस्व उ का दीर्घ उ होता है, तो एक ह्रस्व उ होता है, एक री भी होता है, ये चार है। तो कह रहा है कि इन चार ह्रस्व स्वर के बाद यदि छ आए, पहला पद जो है, पहले पद का अंतिम वर्ण कोई ह्रस्व स्वर हो और बाद वाले पद का प्रथम वर्ण छ हो, तो बीच में क्या हो जाता है भाई, च का आगम हो जाता है, यानी च आ जाता है, व्यंजन हो जाता है, इसलिए अव्यंजन संधि में है। च आ गया, फलंत च आ गया, यह च क्या है, व्यंजन वर्ण है, इसलिए अव्यंजन संधि में आ गया है सूत्र। यह भी स्पष्ट हो गया कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई ह्रस्व हो और उसके बाद जब छ आता है, बाद वाले पद का प्रथम वर्ण छ हो, तो जब मेल होगा, संधि होगी, तो दोनों के बीच में च आ जाता है। जैसे क्या हो गया, परिधन छेद, ह्रस्व ही है, ह्रस्व स्वर है यहां, तो इस ह्रस्व से यहां छ है, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, तो परि, यहां है छेदा, दोनों के बीच में च का आगम हो गया है, च आ जाता है, तो परिधन छेद बराबर परिच्छेद। यहां भी विधन छेद, वी में ह्रस्व स्वर है, व के बाद अभी इसका वर्ण विन्यास करेंगे तो वह धन ह्रस्व ही हो जाएगा। तो यहां ह्रस्व ही है, यहां छ है, तो यहां भी च का आगम हो गया है और बन गया क्या, विच्छेद। परीक्षा में अनुच्छेद लिखने के लिए आता है, अनुच्छेद का भी यहां संधि विच्छेद है, अलग अलग करके लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, अनुधन छेद। और अनुच्छेद कैसे बन जाता है भाई, तो क्योंकि यहां ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व उ है और उसके बाद छ आया है, इसलिए च का आगम हो गया है और यह पद बन गया है क्या, अनुच्छेद। एक और यह है स्वधन छंद, स्वधन छंद, यहां भी अ है, अ को ह्रस्व में लेते हैं, इसका दीर्घ आ होता है, तो अ इसके बाद आ गया छ, तो च का यहां भी आगम हो गया और वह दोनों के बीच में आकर जुड़ गया,
और बन गया पद जो है स्वच्छंदः। स्वधन छंद बराबर स्वच्छंदः। मेरे प्यारे बच्चों, व्यंजन संधि में जो भी महत्वपूर्ण सूत्र लगे हमें, जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, या इनसे बनने वाले पद या उन पदों का संधि विच्छेद पूछा जाता है, या यह भी कहीं कहीं पूछ देता है, संधि विच्छेद दे देगा या कोई संधि पद दे देगा और पूछ देगा कि इसमें किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो जो जो पद मुझे महत्वपूर्ण लगा, मैं व्यंजन संधि के उस समस्त नियमों और पदों को समझाने का प्रयास किया हूं। आगे परीक्षा के दृष्टिकोण से भी हम लोग ऑब्जेक्टिव व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे। मैं ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा। इस वीडियो में व्यंजन संधि में मात्र इतना ही, और इसके आगे अब हम लोगों का बचा है अभी विसर्ग संधि, और हम लोग विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। विसर्ग संधि को भी सूत्रवत ही पढ़ेंगे, नियमतः ही पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि स्वर संधि के भेद होते हैं, लेकिन व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के भेद नहीं होते हैं। इसमें सूत्र होते हैं, इसमें नियम होते हैं, और इन सूत्रों और नियमों को जानना भी अति अनिवार्य है हमारे लिए। चलिए, तो आज इतना ही। यदि ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अवश्य लाइक करेंगे, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल आदित्यम संस्कृत को सब्सक्राइब करें। फिर हम आगे मिलते हैं विसर्ग संधि के साथ। तब तक धन्यवाद।